नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। सबका मालिक एक तो सबका कानून भी एक। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर देश में जबरदस्त सियासत होती है। अब इसे वोट बैंक की राजनीति कहें या फिर तुष्टीकरण की सियासत। जब भी कॉमन सिविल कोड की बात होती है तो कोई ना कोई पार्टी विरोध में उतर जाती है। विरोध और सियासत के बीच उत्तराखंड की धामी सरकार ने कॉमन सिविल कोड लागू कर दिया और अब बारी राजस्थान की है। राजस्थान में गाहे बगाहे यूसीसी का मुद्दा उठता रहता है, लेकिन अब भजनलाल सरकार राज्य में एक विधान और हर नागरिक सम्मान पर गंभीरता से विचार कर रही है। इसका जवाब आज विधानसभा में भी मिल गया। बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ के सवाल के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने जवाब दिया है कि सरकार जल्द और सही समय पर कॉमन सिविल कोड बिल लाएगी। इससे पहले भी कई मंत्री और विधायक यूसीसी लागू करने की बात कह चुके हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि जब भी यूसीसी की बात होती है तब विपक्ष क्यों इसका विरोध करता है और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सियासी घमासान क्यों मचता है और सबके लिए एक कानून से किसको दिक्कत है। आज बात इसी खास मुद्दे पर। और जल्दी इस पे बिल लाएंगे तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और मुझे पूरी आशा है कि अगले सत्र में ये बिल निश्चित रूप से आएगा। संपूर्ण पहलुओं पर विचार करके सरकार द्वारा उचित समय पर उक्त बिल सदन में लाया जाएगा। लोगों की मंशा सिर्फ जाति और धर्म के नाम पे मुद्दों को उछालना और फिर वोट लेके उसका फायदा उठाने का ही रहा है। इनका उन चीजों पे विश्वास नहीं है जिससे कि देश तरक्की करे। सबका कानून एक। चलिए, खास मुद्दा है। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दिया आपको। हमारे साथ विकास सोमानी जी हैं, प्रवक्ता है बीजेपी से। बहुत स्वागत है विकास जी आपका। हमारे साथ पंकज शर्मा जी भी शामिल हुए, कांग्रेस प्रवक्ता है। पंकज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी भी मौजूद हैं। मित्तल साहब, आपका भी बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव पे। शुरुआत विकास सोमानी जी आपसे ही करते हैं। क्या वाकई में जिस तरह से गाहे बगाहे चर्चा होती रहती है, यूसीसी लागू होने की बात होती रहती है, तो क्या राजस्थान दूसरा राज्य बन पाएगा जो यूसीसी लागू कर सके? समान नागरिक संहिता के लिए आप देखें कि उत्तराखंड की सरकार ने जब विधेयक पास हुआ 7 फरवरी 2024 को और 13 मार्च को माननीय राष्ट्रपति महोदया ने उस पर मोहर लगा दी। अब आप देखें कि जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस बात को स्पष्ट रूप से कह चुके हैं और संसदीय कार्य मंत्री विधि मंत्री हमारे जोगाराम जी पटेल भी इस बात को सदन में कहा है और इसको लागू करने में शीघ्रता से विचार कर रहे हैं। और यह भी कहा गया है कि हम कोशिश करेंगे कि हम भारत का दूसरा राज्य बने जो यूसीसी लागू करने में सकारात्मक प्रभाव और त्वरित रूप से कर सके। लेकिन इसमें जो मुद्दे और जिस तरह से जो विषय है उस विषयों पे विचार करने के बाद इसको लागू करने का प्रयास किया जाएगा। समान नागरिक संहिता जिस तरह से उत्तराखंड में लागू हुई, वहां भी आप देखें कि विभिन्न सुझाव लिए गए, 2,30,000 के लगभग और 700 पेज का वो बना और उस पर सब कुछ कार्रवाई करने के बाद और उसको लागू किया गया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहते हैं वो करते हैं, इसी बात पर मोदी जी की गारंटी है। और ये बात लोकसभा के हमारे संकल्प पत्र में भी थी। और श्वेता बात कहना चाहेंगे कि राजस्थान में भी ये बात पूर्व में भी फरवरी में भी कन्हैयालाल चौधरी जो हमारे जलदाय मंत्री, उन्होंने एक बार कहा था कि हम यूसीसी लागू करने के लिए सकारात्मक पैरवी करेंगे और कर रहे हैं। तो आप ये मानना कि कोशिश पूरी है राजस्थान सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, कि यूसीसी राजस्थान में जल्द से जल्द लागू हो। लेकिन सभी विषयों पे विचार करने के उपरांत इसको लागू करने के लिए सकारात्मक और प्रभावी कदम उठाने के लिए सरकार ने लगातार सहमति दी है और आगे भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। ठीक है पंकज शर्मा जी, कांग्रेस लगातार यूसीसी का विरोध कर रही है और आज भी अभी जब ये बात सामने आई तो टीकाराम जूली ने भी कहा कि सिर्फ मुद्दों से भटकाने के लिए ही इसका इस्तेमाल करती है। क्या वाकई में विरोध की वजह कांग्रेस को क्या लगती, कौन सी वो वजह जिससे आपको लगता है कि इसे लागू करने की जरूरत ही नहीं है? देखिए श्वेता जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस इसका विरोध नहीं कर रही है। हमारे कुछ सवाल हैं और वो वाजिब सवाल है। हम लोग लगातार ये मांग करते रहे, हमारे केंद्रीय नेतृत्व भी मांग करता रहा, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी मांग करते रहे कि इसका प्रारूप है वो अभी तक ड्राफ्ट कहीं पर भी आया नहीं है। ये ड्राफ्ट इन्होंने लेकर आए नहीं है और ये लगातार बात कर रहे हैं कि हम लोग लागू कर देंगे। पिछले कुछ सालों से लगातार ये इसके बारे में चर्चा भी करते रहे हैं। लास्ट ईयर इन्होंने फीडबैक भी लिया, जनता का फीडबैक भी लिया, लेकिन अभी तक भी जनता के सामने, विपक्षी दलों के सामने, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है इसमें आपको सभी
सभी स्टेक होल्डर्स को अकोमोडेट करना पड़ेगा। और आप देखिए कि ये प्रक्रिया थोड़ी जटिल है। जटिल इसलिए है कि इस देश में विविधताओं भरा देश है, विविधता में एकता हमारे देश के लिए जानी जाती है। और विविधता और देश में आदिवासी भी हैं, अगर हम किसी रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पारसी एक रिलीजन भी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन है। उनको किस तरीके से अकोमोडेट करेंगे, ये आप लोगों को एक तरह से एक ट्रस्ट में तो बिल्ड करना पड़ेगा। विपक्षी दलों के साथ भी ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, जनता के साथ भी ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, और उसके साथ ये जाना पड़ेगा। 140 करोड़ का देश है, असहमति सहमति सब कुछ हो सकता है, लेकिन बात तो रखनी पड़ेगी, ड्राफ्ट तो रखना पड़ेगा। अभी तक ड्राफ्ट लेकर आप तैयारी कुछ की नहीं गई है और लागू करने की बात। और इसमें एक पॉइंट मैं और जोड़ना चाहता हूं श्वेता जी, अभी मेरे बीजेपी साथी कह रहे थे कि उत्तराखंड में ये लागू हुआ। देखो उत्तराखंड में भी कुछ टिप्पणियां उत्तराखंड हाईकोर्ट को मिली, और वो टिप्पणियां थी जो लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन को लेकर टिप्पणियां थी। उसके बाद अभी भी अधिसूचना, कल ही का ये रिपोर्ट है जो कोर्ट के थ्रू है, अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है, तो अभी तो उत्तराखंड में भी लागू नहीं हुआ। वहां पे भी लगातार लोग अपने अपने डिसएग्रीमेंट्स को दर्ज करवा रहे हैं, उनकी बातों को रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरी प्रैक्टिकली बहुत टफ है। और इसकी जो बात अगर ये तो हमारे जो नेहरू जी थे या अंबेडकर जी थे, जब संविधान बनाया था तब भी इसका प्रावधान रखे गए थे, लेकिन प्रावधानों में भी ये था कि लगातार इस पर चर्चा होगी, चर्चा करके जो एक सम्मत राय निकली जाए, विपक्ष हो, पक्ष हो, सत्ता हो, सरकार हो, सबको एक साथ मिलकर इस पर चर्चा करनी पड़ेगी और एक कंटिन्यूअस सॉल्यूशन इस पे निकालना पड़ेगा। ठीक है पंकज जी, विकास जी, क्योंकि कानूनी पहलुओं की बात कर रहे हैं, एके जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। एके जैन सर, आपका बहुत स्वागत है। जैन सर, इससे पहले भी हमने कई बार चर्चा की है, मुद्दे में शामिल भी हुए कि यूसीसी का मुद्दा जब उठा है, अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, केंद्र भी लागू करने की बात कर रहा है, उत्तराखंड में कहा जा रहा है लागू हो रहा है, राजस्थान कह रहा है वो दूसरा राज्य बनेगा, इसकी तैयारी हो रही है। क्या मेरिट्स और डिमेरिट्स आपको नजर आते हैं? कानूनी पहलू इसका क्या है? कितनी तैयारी की इसमें जरूरत है? क्या वाकई में जिस तरह से कहा जा रहा है उतना आसान है इसे लागू करना राजस्थान में? देखिए, जहाँ तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है जी, इसको लेकर राजनीति ज़्यादा होती है, प्रैक्टिकल काम इसमें कम होता है। इसमें कोई दो राय नहीं। 1950 में जब भारत का संविधान बना तब नीति निर्देशक तत्वों में ये शामिल किया गया था कि हम पूरे देश के लिए एक समान व्यवहार संहिता लागू करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद कई राजनीतिक कारणों से इसको नहीं लाया गया, और कुछ राजनीतिक दलों ने, मैं साफ कहूं तो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ ने इसको मुद्दा बनाया शुरू से ही कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। वैसे हिंदुस्तान में पहला राज्य उत्तराखंड नहीं है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड है। पहला राज्य पुर्तगालियों द्वारा शासित या पुराना राज्य गोवा है, यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड आज से नहीं, शुरू से ही लागू है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में सिर्फ दो बातें हैं, विवाह और उत्तराधिकार के संबंध में समान कानून होने की बात। एक प्रैक्टिकल लेवल पर कई मामलों में, जैसे विवाह की उम्र के बारे के मामले में, मुस्लिम लॉ में प्यूबर्टी की एज पर विवाह परमिसिबल था, और हिंदू विवाह अधिनियम जब आया उससे पहले तो कोई उम्र ही नहीं थी, पहले 16 साल और फिर 18 साल की। पर अब यूनिफॉर्म प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ला दिया गया है, जिसमें चाहे कोई भी धर्म हो उसमें उम्र 18 वर्ष लड़की की और 21 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। मेंटेनेंस के मामले में धारा 125 के बाद, शाबानो केस के बाद सुप्रीम यानी एक निर्णय लाकर प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम वुमेन्स एक्ट बनाया गया था, परंतु उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लाया गया, जिसमें मेंटेनेंस के बारे में भी सारे की सारी सीमाएं समाप्त कर दी गई। लिव इन रिलेशन के बारे में भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में सारी सीमाएं समाप्त कर दी गई है प्रैक्टिकली। परंतु जैसी कुछ बातें कि इसमें राजनीतिक रूप से मैं स्पष्ट कहूं तो ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों को विभाजित करने की बात जरूर की जाती है, परंतु यूनिफॉर्म सिविल कोड देश की लाने की एक आवश्यकता है। ये 1950 में विजुलाइज कर ले। अब इसमें जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं, उदाहरणार्थ जैसे ट्राइबल्स में भी, कई ट्राइबल्स है, इवन राजस्थान में भी है, जहां पर सपिंड मैरिज वर्जित नहीं है। हिंदू लॉ में सपिंड मैरिज वर्जित है, परंतु जब फर्स्ट कजिन्स में मैरिज, कुछ कम्युनिटीज, ट्राइबल्स कम्युनिटीज, मुस्लिम्स के अलावा भी ट्राइबल्स कम्युनिटीज है जहां पर है। साउथ में भी कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं जहां पर सपिंड मैरिज अलाउ है, बुआ के लड़के से, चाचा के लड़के से, जो भी जिनको रिजर्वेशंस का भी लाभ मिलता है। इसके अलावा ट्राइबल्स के बारे में अभी तो हम तो लिव इन रिलेशनशिप का कानून अब लाए, पर ट्राइबल्स में तो कई ट्राइबल्स में गोटूल परंपरा थी जहां पर शादी से पहले ही तय किया जाता था। अभी भी कुछ एक आध ट्राइब ऐसे हैं जहां पर बच्चा होने के बाद ही शादी होती है।
पर इन सब विसंगतियों को समाप्त कर एक कॉमन पर एक निश्चित रूप से यूनिफॉर्म सिविल कोड को संविधान वेत्ताओं ने भी माना था और आगे पीछे लाना है, पर इसके लिए एक व्यापक चर्चा किया और धीरे धीरे कर एक लेवल तक इसे ले आया गया है। अब इसको है कि प्रैक्टिकल जमा पहनाना चाहिए। इस मामले में सभी राजनीतिक दलों के मिलकर कार्रवाई करनी चाहिए, विवाद का बिंदु नहीं। बिल्कुल ठीक है, नहीं तो राजनीति होगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि फिर बातें ज्यादा और काम कम, और इसलिए इसको लेकर कुछ प्रोसेस में आना है या फिर सीरियसली होना चाहिए, वो नजर नहीं आता है। एसपी मित्तल जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मित्तल साहब, अब राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर बात करें, क्या इसके फायदे नफा नुकसान है? क्योंकि बार बार मुद्दा तो उठता है, लाने की बात कही जाती है, फिर जो विरोध में कह रहे हैं उसमें भी कुछ राजनीतिक फायदा उनको नजर आता है, लेकिन जरूरत आज आपको कितनी लगती है कि यूसीसी होनी चाहिए, ये लागू होना चाहिए पूरे देश में, राजस्थान में? देखिए श्वेता, जो AK जैन साहब हैं उन्होंने विस्तार से और बहुत अच्छे से इस बात को समझाया और तर्कपूर्ण तरीके से बताया कि भाई देश की आवश्यकता है ये कॉमन सिविल कोड। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उससे पहले जनसंघ भी 3 मुद्दे उनके बहुत महत्वपूर्ण थे। एक जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना, एक अयोध्या में राम मंदिर बनवाना, और तीसरा ये जो महत्वपूर्ण उनकी जो तीसरी बात थी ये कॉमन सिविल कोड की थी। 2 मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के पूरे हो चुके हैं और तीसरे मुद्दे पर सिविल कोड की बात है। मुझे लगता है कि क्या नाम से इसमें भारतीय जनता पार्टी ने पहल की है। AK जैन साहब सही कह रहे हैं कि पहले गोवा के अंदर ये लागू हो रखा है, लेकिन जो उसकी प्रक्रिया अभी उत्तराखंड में हमको देखने को मिली है और उत्तराखंड में जिस तरीके से बात जो जितने भी सिलसिलेवार बताई गई है कि किस तरीके से इस कोड को क्या नाम से लागू किया जाएगा। देखिए, जो अनुच्छेद जो 44 है उसमें भी संविधान में ये बात कही गई है कि देश में सिविल क्या नाम से कोड लागू होना चाहिए। आपने देखा प्रधानमंत्री ने भी कई बार बात को कही है कि देश के अंदर 2 कानून नहीं हो सकते, कभी भी वो देश तरक्की नहीं कर सकता जिसके अंदर 2 कानून एक साथ हो। ऐसी स्थिति के अंदर देश के सभी लोगों के लिए एक कानून हो, ये जरूरी है कि इसको यूसीसी लागू किया जाए। जहां तक देखिए विरोध की बात है श्वेता, विरोध तो क्या नाम से CAA का भी विरोध किया गया था, लेकिन हमने देखा कि CAA के अंदर मुसलमानों का कोई अहित नहीं था। जो लोग प्रताड़ित होकर 3 देशों से आए थे, जो हिंदू थे, उनको नागरिकता देने की बात थी। बाद में धीरे धीरे मुसलमानों ने इस बात को समझा कि जो भारत में मुसलमान रह रहे हैं उससे इसका कोई नुकसान नहीं है, और आज क्या नाम से जो है CAA पूरे देश के अंदर लागू हो गया। मुझे लगता है कि क्या नाम से आने वाले समय में जो भ्रांतियां यूसीसी को लेकर है वो भी दूर होगी और इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। एक लिव इन रिलेशनशिप की बात है, उसका आपको पंजीयन अनिवार्य है, बहुविवाह वाली बात है उस पर रोक है। ऐसी जो परंपरा है, मुझे लगता है कि देश में जब जनसंख्या की इस तेजी से विस्फोट हो रहा है, जनसंख्या लगातार क्या नाम से बढ़ती जा रही है, तब मुझे लगता है कि यूसीसी जो है वो पूरे देश में लागू होनी लेकिन चाहिए। विपक्ष की तरफ से अभी आपने सुना होगा एसपी मित्तल साहब, जिस तरह से पंकज शर्मा बोल रहे थे कि इस पर जैसे चर्चा होनी चाहिए, सबसे सहमति होनी चाहिए, वो प्रोसेस वो प्रक्रिया नजर नहीं आती। तो जब कोई तैयारी नहीं है तो फिर इसे कैसे लागू करने की बात की जा रही है? आप इस बात से कितना सहमत हैं? देखिए श्वेता, आज इसके नाम से विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने जो बात कही, उन्होंने कहा भी हम इस पर विचार करेंगे, और विचार का मतलब यही है कि सर्वसम्मति उस पर बनाई जाएगी। जो राजस्थान में विपक्ष के नेता हैं उनसे भी क्या नाम से इस पर बात की जाएगी। ये प्रक्रिया उत्तराखंड में भी अपनाई गई थी। तो मुझे लगता है कि क्या नाम से आने वाले समय में, आज उन्होंने नहीं कहा कि हम इसको लागू करेंगे, उन्होंने कहा हम इस पर विचार करेंगे। तो जब विचार करेंगे तो सभी लोगों से बातचीत करके फिर ही कोई इसका निष्कर्ष निकाला जाएगा। पंकज जी, लेकिन विपक्ष, आपने कहा कि आप लोग विरोध नहीं कर रहे इसका, लेकिन जिस तरह से प्रक्रिया होनी चाहिए, या सहमति की बात हो या साथ में चर्चा करने की बात हो, वो होती नजर नहीं आती। लेकिन आप लोग की तरफ से भी तो पहल नजर नहीं आती इसे लेकर। नहीं, देखिए लगातार इस पे हमारी पार्टी ने स्टेटमेंट दिया है और लगातार ये चर्चा कही है कि इस पे चर्चा की जानी चाहिए। तो एटलीस्ट एक ड्राफ्ट तो आना चाहिए ना। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई ड्राफ्ट भी नहीं आया, और मुझे तो लगता है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे ये चीज आ जाएगी ड्राफ्ट, तो वही ड्राफ्ट फॉलोअप किया जा सकता है, अदर स्टेट्स में भी किया जा सकता है, जितने भी इंडिया के स्टेट्स हैं। लेकिन इसमें एक चीज समझनी पड़ेगी श्वेता जी कि आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में 371 लागू है। 371 हम लोग अभी हटा नहीं सकते, और उसके अलावा वहां कोई जमीन नहीं खरीद सकता, वहां कोई बाहर का वोट भी नहीं दे सकता जाकर। ऐसी सिचुएशन में जहां इतना डिस्क्रिमिनेशन है, इतनी विविधता है देश में, वहां देखिए आपको सब लोगों से बैठ के बात करनी पड़ेगी। आपको आदिवासियों से बात करनी पड़ेगी, आपको पारसियों से बात करनी पड़ेगी, आपको और भी जो जाति है, धर्म है, जो भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, उस सभी लेवल पे जाके बात करनी पड़ेगी। और उसी बात पे करने के बाद एक कंक्लूजन पे आना पड़ेगा, और कंक्लूजन पे आने के बाद इसका ड्राफ्ट लाया जाए, ड्राफ्ट लाके सबसे चर्चा करके इसको पारित किया जा सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली चीजों को सोचना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अभी राजस्थान विधानसभा में हमारे मंत्री हैं, एक आदिवासी मंत्री हैं, और उनका उन्होंने, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन 2 शादियां उनकी हो रखी है, सबको पता है, पब्लिक डोमेन में सारी चीज है।
अब आदिवासी समाज में चीजें होती हैं, वहां परंपराएं हैं, वहां त्योहार भी मनाए जाते हैं, वहां और भी चीजें हैं इस तरीके की। अब भी बांसवाड़ा डूंगरपुर में अलग तरीके का सारा है, कई विधानसभा में लोगों ने अपने पक्ष भी रखे। तो इस तरीके की बहुत सारी विविधताएं पूरे देश में अलग अलग कोनों में, नॉर्थ ईस्ट में अलग तरीके से है, साउथ में जाएंगे तो वहां अलग तरीके से, उनको किस तरीके से अकोमोडेट किया जाएगा, किस तरीके से एड्रेस किया जाएगा, वो हमसे बताया तो सही देश की जनता को। कांग्रेस जो है तुष्टिकरण की राजनीति के चलते, तो आप ये कहना चाहोगे 1985 में जब अहमद खान बनाम साहबानो वाला केस था, जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करते हुए इस बात को कहा था कि संविधान का अनुच्छेद 44 बिल्कुल डेढ़ तरह से हो चुका है, तो संविधान का अनुच्छेद जो 44 है वो नीति निर्देशक तत्वों को निर्धारित करता है। और दूसरी बात यह भी है कि बाबा अंबेडकर साहब ने इस बात को कहा था, माननीय मोदी जी ने भोपाल पे हुई माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभा के दौरान इस बात को कहा था कि हमें स्वतंत्रता मिली है तो मौलिक अधिकारों में सुधार करने के लिए मिली है। तो मौलिक अधिकारों में सुधार करने के लिए समान नागरिक संहिता का जब भी, चाहे 1985 में अहमद खान बनाम साहबानो वाले मामले में हो, चाहे 1995 में सरला वाले केस में हो सुप्रीम कोर्ट में, जब भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस बात को कहा है कि समान नागरिक संहिता के प्रति अपना नजरिया बताया। और जब भी तुष्टिकरण की राजनीति हुई, कांग्रेस ने हमेशा ये बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, आप समान नागरिक संहिता की आप विरोध कर रहे हैं या सहमत हैं? आप इस बात पर जवाब दे रही है। कांग्रेस क्या कहना चाहती है? पोलराइजेशन की राजनीति करना आप बताइए, यूसीसी के माध्यम से कभी तो आप कहते हैं लोगों को बांटने की राजनीति करना, लेकिन चलिए विकास जी, आप सुनिए, ठीक है पंकज जी, कहानी है, ठीक है पंकज जी, एक सेकंड विकास जी, अगर केंद्र की तरफ से बात कही गई, उत्तराखंड में बिल लाया गया, यहाँ पर राजस्थान में लाने की तैयारी है और जल्द किया जाएगा ये कहा जा रहा है, अब ड्राफ्ट की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार इस पर कितना सीरियस है, कब तक इसे किया जाएगा, या महज एक मुद्दा रहेगा जो वक्त वक्त पर उठता रहेगा और उसकी जरूरत बताई जाती रहेगी और उसके बाद फिर मामला शांत हो जाएगा? देखिए श्वेता, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने महत्वपूर्ण मुद्दे थे, चाहे वो राम मंदिर से संबंधित मुद्दा हो, चाहे धारा 370 से संबंधित मुद्दा हो, अब आप ये जो मुद्दा देखें, ये मुद्दा भी बहुत पहले से चला रहा है और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार के बाद और लगातार आप देखें माननीय प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो किया है। अब यूसीसी पे जब उत्तराखंड में पहले विधेयक पास होकर और माननीय राष्ट्रपति जी की मोहर लग गई, उसके बाद जब लगातार चर्चा का विषय हो रहा है, और रही बात 1-2%, 2-3% अनुसूचित जाति के संबंध में जो बात सामने विचार आ रहे हैं उसके आधार पर निर्णय लिया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस का जो स्टैंड है वो स्टैंड हमेशा एक विशेष वर्ग को बढ़ावा देने के लिए और तुष्टिकरण की राजनीति करने के लिए कोई भी कानून आप देश में लागू करेंगे उसमें अमेंडमेंट और संशोधन की स्थिति रहती है, चर्चा होती है, और आप बार-बार इस संवैधानिक संस्था को मानते नहीं हैं, बार-बार के माध्यम से करना चाहते हैं। जब विधेयक पास हुआ तो उत्तराखंड की विधानसभा में पास हुआ है और एक कानूनी संवैधानिक को टारगेट करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना। आपके ड्राफ्ट है, ना कोई डिजाइन है, ना कुछ और है। जैन सर, एक ही जैन सर, उद्देश्य होना चाहिए। यहाँ क्या पेच है क्या कोई? जैसे बातें तो ये कही जा रही कि इसे हम कोशिश करेंगे, हमारी पूरी कोशिश है, हम इस पे तैयारी कर रहे हैं, हम इस पे बात करेंगे, सहमति होनी चाहिए, लेकिन इतना आसान नहीं होगा क्योंकि विविधताओं वाला देश है। अगर हिंदुस्तान की बात करें और राज्यों की भी बात करें तो अलग अलग धर्म है और सभी को अधिकार है अपने हिसाब से चलने का, सबके अपने अपने कानून है। ऐसे में सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाना, इसके लिए एग्री करना और ये कानून लाना कितना देखिए, अलग अलग राज्यों द्वारा जो यूसीसी बनाया जाना है वो अपना आप ही यूसीसी के सिद्धांत के विपरीत है। जब पूरे देश में एक जैसी समान सिविल प्रक्रिया लागू करने की बात, सिविल कोड लागू करने की बात कर रहे हैं, तो राज्यों में अलग अलग सिविल कोड क्यों? पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर ये इतना ही आसान होता तो संविधान निर्माता जो उस समय पूरे प्रभाव में थे उसी समय लागू कर सकते थे इसको। बात करना भीमराव अंबेडकर साहब की बात हर आदमी अपनी अपनी सुविधा के अनुसार करता है, वरना भीमराव अंबेडकर के जीते जीतो जब वो हिंदू कोड बिल लेकर आ रहे थे, रखा गया था, तब आपको पता होगा कि संविधान सभा में किन लोगों ने उनका विरोध किया था कि हिंदू कोड बिल का भी जो विरोध इतना ज्यादा हुआ था कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो इस परिस्थिति में बात ऐसी, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता कि बार बार भीमराव अंबेडकर साहब का नाम लेकर राजनीति करने की कोशिश की जाती है। भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानते होते तो हिंदुस्तान से छुआछूत कभी की चली जाती, हिंदुस्तान में कभी का यूसीसी आ जाता, हिंदुस्तान में कभी का भेदभाव हो जाता और बाबा और भीमराव अंबेडकर साहब को हिंदू धर्म का त्याग नहीं करना पड़ता। ये सच्चाई है अगर हम भीमराव अंबेडकर की बात करें। पर दूसरी बात है कि यूसीसी देश की आवश्यकता है, आज नहीं तो कल सब लोगों को मिलकर बैठकर इसको लाना पड़ेगा और यूसीसी के विषय में राजनीति करने की बजाय अच्छा है क्योंकि सब वर्गों से सहमति करके एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाए ताकि जो विसंगतियां पैदा होती हैं हमारे उत्तराधिकार के मामले में, विवाह संबंधों के मामले में, उसमें समाप्ति हो। यूसीसी एक आदर्श प्रक्रिया है और इसको आदर्श रूप से ही लागू करना चाहिए, ये संविधान निर्माता भी जानते थे और इसीलिए उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों में इसको रखा था। बिल्कुल ठीक। आपने एसपी मित्तल साहब,
अब आपको क्या लगता है, क्योंकि बार बार मुद्दा तो ये उठता है और राजनीतिक फायदे नुकसान की बात कही जाती है, किसी वर्ग विशेष के लिए खासतौर से फायदा पहुंचाने की बात या फिर उसके अगेंस्ट खड़े होने की बात, कई तरह की बातें आती है और ये बयानबाजी राजनीतिक दृष्टिकोण से ही देखी जाएगी। लेकिन वाकई में जब जरूरत है तो गंभीरता से सब बैठकर चर्चा कर इसमें क्यों ना लागू करने की दिशा में आगे बढ़े। देखिए सुधा, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत जो है वो विविधताओं से भरा हुआ देश है। हमारे यहाँ सामाजिक परिस्थितियां कई जगह हमने देखा अलग अलग हैं, तो स्वाभाविक है कि उन सब के अंदर सामंजस्य करके सिविल कोड तो लागू किया जाना चाहिए। ये जरूरी है, देश की तरक्की के लिए भी जरूरी है कि आपको क्या नाम से पूरे देश के जो नागरिक हैं उन पर एक सा कानून लागू हो, ये जरूरी है। इसीलिए मैं ए के जैन साहब की बात से सहमत हूँ इस बात से कि सबसे बातचीत करके, और जो हमारी जनजाति है जिनको आदिवासी क्षेत्र के अंदर हम देखते हैं, उनकी भी क्या नाम से जो परंपराएं हैं उनका भी बराबर सम्मान होता रहे, चाहे वो मुसलमानों की परंपराएं हैं। लेकिन हमको ये देखना होगा कि जो देश की अभी जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति है उसको भी हमें ध्यान रखते हुए इसमें मेरा मानना है कि सिविल कोड को लागू किया जाना चाहिए। श्वेता, कॉमन सिविल कोड में जो है आप देखें कि हिंदू मैरिज एक्ट हो, पर्सनल लॉ बोर्ड का जो है मुस्लिम के लिए जो है, अब ईसाई के लिए है, पारसी के लिए, जो जिस तरह से महिला अधिकारों का संरक्षण करने का कार्य इसमें किया गया और समान नागरिक संहिता में जिस तरह से जिन प्रावधानों के तहत, चाहे उत्तराधिकार का प्रावधान हो, चाहे गोद लेने का प्रावधान हो, चाहे भरण पोषण के संबंधित प्रावधान हो, तो कई कानून समान रहने से न्याय को गति मिलेगी और न्याय मिलने वालों को भी त्वरित रूप से न्याय मिल पाएगा। और आप देखें कि कितने पुराने कानून के बावजूद लगातार समान नागरिक संहिता की मांग उठती रही है और समय समय पर विभिन्न न्यायालयों ने, उच्चतम न्यायालय चाहे हाई कोर्ट ने समय समय पर जब भी इसमें पेरी व्यू याचिकाएं लगी तो इस संदर्भ में कहा है। लेकिन चूंकि बार बार कांग्रेस अपना स्टैंड, किसी भी मुद्दे पर उन्होंने स्टैंड क्लियर है नहीं, और समान नागरिक संहिता से आप ये समान नागरिक जो है, इससे एक फायदा ही मिलेगा कि आपको महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण पूर्ण तरह से मिलेगा और जो रेगुलाइज जो चीजें होनी है, जिससे गोद लेने का अधिकार है, विवाह के अधिकार, तलाक के अधिकार, जिससे कई बार आप देखो 3 तलाक का मामला हुआ, जब भी मामला काफी उठा था, इससे जो क्लियर हो जाएंगी जब एक कानून बनेगा, क्लियर हो जाएगी। और दूसरी बात, समय समय सुझाव के साथ अमेंडमेंट होता रहेगा। कम से कम इसके सपोर्ट में तो है कि हाँ आना चाहिए, जरूरत है आज के वक्त में, इसका तो सपोर्ट कर रही है। बार बार लगातार कह रहे हैं कि इसका कम से कम ड्राफ्ट तो लेके आइए, प्रारूप तो लेके आइए, उस पर चर्चा कीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी बार बार सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने का, कांग्रेस को भी लगता है बिल्कुल ड्राफ्ट तो लेके आइए, ड्राफ्ट लेके आएंगे, उसके बाद उसमें जो भी डिसएग्रीमेंट्स हो गए, एग्रीमेंट्स हो गए, पढ़ने के बाद तो पता लगेगा। लेकिन ड्राफ्ट तो लेके आए, ड्राफ्टिंग ही नहीं हुई अभी तक। देखिए आप ड्राफ्ट से सहमत हो या ना हो, लेकिन यूनिक सिविल कोड होना चाहिए कि इस बात से सहमत है, इस बात से आप सहमत हो? और आप डेफिनेटली उसमें अगर ड्राफ्ट आएगा उसके बाद चर्चा होगी, और जो चर्चा होगी उसमें संसद सभी लोग मिलकर इसको करेंगे। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए यूसीसी में घमासान होता है, लेकिन बार बार एक बात कहती है कि एक राज्य हो, एक विधान हो और सभी उसकी पालना करें। पूरे देश की जब बात आती है और इसलिए कहा जाता है यूनिक सिविल कोड लागू होना चाहिए। अब ये जरूरत बन चुकी है, लेकिन जनसंख्या की वृद्धि के तौर पर भी देखें और उस नजरिए से भी देखें तो ये बहुत ज्यादा जरूरत बन चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब इस पर ड्राफ्ट आता है, कब इस पर सब साथ आते हैं, सहमति बनती है, और क्या वाकई में सभी की मंशा है कि इसे लाया जाए? क्योंकि जब तक आपकी मंशा नहीं होगी तब तक ये नहीं संभव हो सकता है। भले सरकार कोशिश करे, लेकिन विपक्ष को भी इसके लिए साथ आना पड़ेगा। फायदे नुकसान को पीछे छोड़ते हुए, वोट बैंक को पीछे छोड़ते हुए, कम से कम अगर देश हित में है, ये जरूरी है, तो इसलिए फैसला होना चाहिए। और अगर सब साथ आएंगे तो इसमें फिर वक्त नहीं लगेगा। हालांकि राजस्थान को लेकर जरूर कहा जा रहा है कि सही वक्त पर विधेयक लाया जाएगा, तो इंतजार राजस्थान को भी है उस सही वक्त का। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।